नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक सबके लिए और सब एक के लिए। आप समझ रहे होंगे कि आज हम किस विभाग की बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार और प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल मैडम। आप मेरे साथ स्वागत कीजिए। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सहकार से समृद्धि किस तरह से सुनिश्चित हो सकती है और किस तरह से इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि भारत सरकार ने कृषि से अलग करके सहकारिता अलग से मंत्रालय बनाया। तो सहकार से समृद्धि की राह कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, भारत सरकार ने 3 वर्ष पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अलग किया और उसके पीछे मंशा यही थी कि एक प्रमुख फोकस के साथ हम सहकारिता को कैसे घर घर की समृद्धि से जोड़ें। तो सहकार से समृद्धि उसका मूल नारा है और उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। इस तरह की 54 पहल है जिस पर केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों को निर्देश मिले हैं और अभी उनमें से कुछ प्रमुखता से जिन पर हम काम कर रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें प्रयास ये है कि जो हर ग्रामीण परिवेश में रहने वाला कृषक परिवार है वो कैसे सहकारिता से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित करे। तो उसको अपना कार्य व्यापार आगे बढ़ाने के लिए अपनी खेती में जो उसकी उपज है उसको कैसे सही दाम पर वो उसका दाम ले सके, उन सब लाभों को ध्यान में रखते हुए सहकार से समृद्धि के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के हर किसान तक हमारी पहुंच हो और राज्य के संसाधनों पर हर किसान की पहुंच हो। आपने देखा कि मैडम का कहना है कि सहकार से समृद्धि की राह तब तक हो सकती है जब तक हम गांव-गांव न पहुंचे, जब तक कि हम घर-घर न पहुंचे, किसान के खेत-खेत तक न पहुंचे। इसी बात की संकल्पना को लेकर भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। अब हम मैम से ये जानना चाहते हैं, मैडम, किस तरह से किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए किसानों की जेब में पैसा बना रहे, वो कुछ अपना आदान खरीदे, खेती किसानी में काम आने वाली चीजों को खरीदे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने एक अलग से पहल की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद राजस्थान में भी सहकारिता विभाग एक अभिनव कदम के रूप में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ राजस्थान में प्रगति रही है, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 3 किश्तों के माध्यम से प्रति किसान को डीबीटी करके 2000 रुपये दिए जाते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि कृषि आदान का क्रय करने के लिए उसके पास लिक्विडिटी रहे। तो हमारी सरकार का अपना संकल्प है कि हमें इसको जितना अभी राज्य सरकार के किसानों को केंद्र सरकार दे रही है उतना ही चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार भी दे। तो ये हमारा राज्य का अपना एक अभिनव पहल मैं कहूँगी कि इसमें सभी किसानों को जिनको 6000 रुपये मिल रहे थे उन पे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लाई गई और इस योजना के माध्यम से जो अभी तक 6000 जिनको मिल रहे हैं उनको 2000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है। परिवार सब वही हैं जो प्रधानमंत्री किसान निधि के पोर्टल पर हैं और उन्हीं को ही हमने एक तरह से इसको टॉपअप कहेंगे स्टेट की तरफ से। और ये अपने आप में एक ऐसी सुविधा किसान को देना है जब उसका सीज़न है, जब उसको अपनी उपज लेने की डायरेक्शन में जाना है तो उसके हाथ में कुछ अनुदान राशि सुविधा के तौर पर रहती है और ये बहुत ही एक अप्रिशिएटिव वे है जिसमें हम किसानों को अधिक से अधिक सहायता कैसे पहुंचे उस दिशा में चरणबद्ध तरीके से जा रहे हैं। यहाँ हम दर्शकों को और किसानों को ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले 1 साल में राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। किसानों के खाते में सीधी डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचा। आज किसान आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अधिक सशक्त हो रहे हैं। अब मैम, हम जानना चाहते हैं कि सहकारिता विभाग की बात करते हैं तो कहते हैं कि सहकारिता किसके लिए? सहकारिता कृषि और किसानों के लिए। कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर फार्मर्स। तो मैम, किस तरह से जो ऋण की व्यवस्था है साल भर, अल्पकालीन ऋण की बात करें, दीर्घकालीन की बात करें, किसानों को ऋण की व्यवस्था किस प्रकार से मिलती रहती है सहकारिता विभाग के माध्यम से ताकि किसान की जिंदगी खुशहाल हो सके? मैं कहूँगी कि जो अभी कृषि आदान की बात हमने की उसमें सीधे 1400 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ जो अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था हम फसली ऋण के लिए करते हैं, 2 बार खरीफ और रबी में साल भर में उसको दिया जाता है। तो इसमें हमारा लक्ष्य जो है वो 23,000 करोड़ की लोनिंग का है और हम अपने लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी हम 20,000 करोड़ की लोनिंग तकरीबन कर चुके हैं।
लेकिन जो अल्पकालीन ऋण है फसलों के लिए, इसके साथ साथ किसानों को दूसरे अपने उपकरण खरीदने के लिए जो कृषि से संबंधित हैं और गैर कृषि से भी संबंधित, ये दो तरह के हमारे अल्पकालीन के बाद में मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ा बजट अनाउंसमेंट इस बार राज्य सरकार ने किया है, जिसमें 5% का जो अनुदान हम कृषि से संबंधित ऋण पर देते थे, दीर्घकालीन ऋण पर, उसको सरकार ने बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो एक तरह से सस्ती दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, जिससे बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके किसान अपनी खेती को चहुमुखी विकास की दृष्टि से देखें, तो उसमें उनको काफ़ी मददगार साबित होता है। और बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जैसा 5% अनुदान हम दे रहे हैं कृषि से संबंधित ऋण पर, वैसा ही अनुदान हमें गैर कृषि से संबंधित ऋण पर भी देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में कृषि के अतिरिक्त जो भी उनकी जीविकोपार्जन के साधन है, उसके लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती है। तो इस बार पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, उसमें भी ऋण पर 5% का अनुदान दिया है। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकार के जो हमारे अपने कोऑपरेटिव की जो हमारी बैंकिंग स्ट्रीम है, उसमें आज की तारीख में जिस दर पर ऋण मिल रहा है, वैसा कहीं पर भी सस्ता सुलभ ऋण कमर्शियल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। तो ये अपने आप में सारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैनल जो है वो राज्य सरकार ने खोला है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसान भाई, किसान परिवार इसका फ़ायदा उठाएंगे। मैडम, अब हम एक अभिनव कदम की और बात करते हैं आपके साथ कि जो कृषि उपज है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरीके से हम वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सकें। इसको लेकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो गोदाम बनाने की जो प्रक्रिया है, गोदाम बनाने का जो काम चल रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत सीमित तौर पर हम गोडाउन कंस्ट्रक्शन के लिए किसानों को पैसा उपलब्ध करवाते थे, समितियों को पैसा उपलब्ध करवाते थे। लेकिन इस बार एक नया बजट अनाउंसमेंट एक साथ करके राज्य सरकार ने 55,000 मैट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की है। और ये जो विश्व की अन्न भंडारण क्षमता वाला जो एक इनिशिएटिव हमारे सहकार से समृद्धि का मुख्य आधार है, उसमें राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है। अभी मैं भुज में गई थी जहां हमारा रिव्यू हुआ था, तो 150 गोडाउन देना, और उसमें 500 मैट्रिक टन के हमने 100 गोडाउन लिए हैं और 100 मैट्रिक टन के हमने 50 गोडाउन लिए हैं। तो ये इतनी बड़ी क्षमता एक ही साल में हम क्रिएट कर रहे हैं। इससे सुविधा क्या होगी कि जो किसान समय पर अपना एमएसपी का जो खरीद हमारा शुरू होता है, उससे पहले अगर फसल आ जाती है, अगर उनको मंडी में अपनी उपज का सही समय पर सही लाभ मिल सके, उसके लिए वो स्टोरेज करना चाहें, तो हर इंडिविजुअल किसान के पास ये पॉसिबल नहीं होता। तो पैक्स के लेवल पर इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ 500 मैट्रिक टन की क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है। और हम आगे भी प्रयास यही करेंगे कि हमारे सारे पैक्स जो हैं वो इस सुविधा के साथ जुड़ें, और इस सुविधा के साथ जुड़ने से जो किसानों को अपनी फसल को सही तरीके से स्टोरेज करने की जो व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था बहुत ही सुगम तरीके से और उनके अपने क्षेत्र में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। जी, देखा आपने, मैडम से बात हो रही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कैसे आधुनिकीकरण हो, कैसे उनको सशक्त बनाया जाए। इसी दिशा में एक और भारत सरकार का बड़ा कदम है। आपने देखा होगा गांव में कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बने हुए हैं, किसान को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। मैडम, किस दिशा में अपना विभाग प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, हम भी जाते हैं गांव में, हम देखते हैं मैडम, तो सारी सुविधाएं किसान को, जितने कृषि से संबद्ध जो सामग्री वहां मिल जाती है, तो आपका विभाग इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या प्रगति है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की राजस्थान में? हम जो ये राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, राजस्थान कुछ लीडिंग स्टेट्स में से है, जिसमें अभी आधे से ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमारे पैक्स ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र प्रारंभ हो गए हैं। और उसमें अच्छी सुविधा ये है, जैसा आपने कहा, कि सारी सुविधाएं जो उनको एक ही छत के नीचे मुहैया करवाना, बीज है, उर्वरक है, वो सब मिल जाता है मैडम एक जगह, सब एक जगह मिल जाता है। और दूसरा, किसान का जो अपना एक रेपो एक सेंटर से बन जाता है, तो उसको जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी तकनीकी विकास हो रहा है, उसकी भी जानकारी उनको उस केंद्र के माध्यम से मिल जाती है। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ है कॉर्पोरेशन के लिए, जी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे बचे हुए ऐसे पैक्स हैं जो एक्टिव हैं और अभी तक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की सेवा नहीं जुड़ पाए हैं, स्थापित नहीं हुए हैं, जी, उनको हम ये प्रयास करेंगे कि सहकारिता वर्ष के
बहाने हम हाँ, सभी को उनको उस जोड़- प्लेटफॉर्म पर लाएं, ताकि अक्रॉस द स्टेट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी को उपलब्ध करवा सकें। यहाँ मैं सहकार बंधुओं को, सहकार प्रेमियों को और किसानों को यह भी बताना चाहूंगा कि मैडम के कुशल नेतृत्व में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण के लिए, उन समितियों को हाईटेक बनाने की दिशा में, उनका सारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मैडम, कैसे सोसाइटी हाईटेक हो, लेन देन का काम बहुत आसान हो, पारदर्शिता और बढ़े, किसान को सुविधा बढ़े, उसका जाती काम हो जाए, तो पूरी पैक्सिस का जो कंप्यूटरीकरण का काम है आपके नेतृत्व में बढ़ रहा है। किस दिशा से आप क्या सोचते हैं, कैसी है इसकी पूरी प्रगति? देखिए, ये नेतृत्व तो हमको सहकार से समृद्धि में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के माध्यम से मिला है। जी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए एक मुख्य एजेंडा मैं कहूँगी कि सहकार से समृद्धि का भारत सरकार की तरफ से रखा गया है, जिसमें हमें अभी तक हमारे 7,000 के करीब हमारे ऐसे केंद्र हैं जिनके लिए हमें अप्रूवल मिला है, और उन केंद्रों पर सभी पर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन हो चुका है। जो प्रथम फेज़ के हमारे पैक्स थे, उसमें कंप्यूटर लगने के साथ साथ जो हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर है उसकी हैंड होल्डिंग से उसको गो लाइव तक के लेवल तक कैसे लेके जाना है, डे एंड की एक्सरसाइज तक कैसे लेके जाना है, और ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनका कार्यकरण उनके सदस्यों के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, ताकि किसी भी तरह की गफलत की कोई संभावना नहीं रहे। तो हमारा तो आगे भी प्रयास ये है कि इस वर्ष जो बचे हुए हमारे 8,207 पैक्स हैं हमारे, जिनका ऑडिट इस साल हुआ है, जिनको ऑडिट योग्य माना गया, तो मेरा प्रयास ये है कि 8,207 जो हमारे पैक्स हैं उनमें से जो बचे हुए पैक्स हैं, 7,000 तो तकरीबन हमें मिल गया है, एक 500 के करीब का लॉट हमने और भारत सरकार को रिकमेंड करके भेज दिया है। तो जो बचे हुए 1200-1250 हमारे पैक्स हैं उनके लिए हमारा प्रयास है कि इस वर्ष हम उनको उस लेवल तक लेकर आएंगे ताकि उनका भी कंप्यूटरीकरण हम कर सकें। जी। सहकारिता विभाग की नवाचारी योजनाओं और गतिविधियों पर आज आप रूबरू हो रहे हैं सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार आदरणीय मंजू राजपाल मैडम से। मैडम, अब हम ये जानना चाहते हैं कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना एक राजस्थान सरकार का बड़ा कदम है, तो सहकारिता विभाग भी उसमें कहीं नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और हमारा विभाग इसमें किस तरह से आगे बढ़ रहा है? मैं कहूँगी कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो हमारे ही विभाग की योजना है, हम उसके लिए नोडल नहीं हैं। हम ही इस योजना को, बजट अनाउंसमेंट था और इसको इम्प्लीमेंट हमने किया। अभी सरकार का 1 साल जब पूरा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से हम 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड, गोपाल क्रेडिट कार्ड उन पशुपालक परिवारों को दे रहे हैं जिनको बिना किसी कोलेटरल के, जिनको पशुपालन से संबंधित गतिविधियों पर एक तरह से क्रेडिट अवेलेबल रहेगी, और वो अपना पशुधन बढ़ाना चाहें, उस दिशा में अगर कोई उपकरण खरीद करना चाहें तो उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। और इसकी खास जो बात है इस योजना की कि ये 0% इंटरेस्ट रेट पर है। तो कोई भी संसाधन, आपको कोई भी क्रेडिट 0% इंटरेस्ट रेट पर मिलना एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि हमारे पार्ट पर देखा जाए तो बहुत बड़ी सुविधा सभी किसानों को उपलब्ध है। और इसमें लक्ष्य भी एक बहुत बड़ा हम लेकर चल रहे हैं, 5 लाख तक जो पशुपालक परिवार हैं वो इसका लाभ इस वर्ष उठा सकेंगे। तो सभी जो देखने वाले किसान साथी हैं, मेरा मानना है कि जो किसान है वही दूसरे अपने रूप में पशुपालक है, उसकी आजीविका के यही 2 मुख्य साधन होते हैं। तो जो पशुपालक हमारे किसान भाई बहन हैं उनसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि इस योजना का भरपूर लाभ उठाइए। और हमने प्रयास किया है कि बिना कोलेटरल के सुविधाजनक तरीके से ये ऋण आपके लिए उपलब्ध रहे। तो इससे बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाएगी कि आने वाले समय में अगर हम डेयरी के माध्यम से जो किसानों की इनकम डबल करने की एक्सरसाइज है, तो उसकी जीविका के लिए एक बहुत बड़ा संबल उसको इस योजना से मिलेगा। तो मैडम से हो रही बातचीत से एक बात तो साफ उभर कर सामने आ रही है कि पहले हम कहते थे कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। आज मैडम की चर्चा से ये बात साफ हो रही है कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए, मान के चलिए सहकारिता कृषि और किसान के लिए काम करती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता कृषि के साथ साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो आपका क्या है संदेश किसानों के नाम, सहकार बंधुओं के नाम, ग्रामीणों के नाम और
विशेषकर कृषि और किसानों के नाम में, ताकि किसान सहकारिता से जुड़े, सहकारिता की हर योजना का लाभ उठाए और पग पग पर सहकारिता से जुड़ते हुए आगे बढ़े। सहकारिता जीवन का मूल मंत्र है और इस वर्ष चूंकि हमने ये घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष रहेगा और हम सब प्रयास करेंगे कि किस तरह से सहकारिता की भावना को हम बढ़ा सकें। तो मेरा सबसे आग्रह यही रहेगा कि सबसे बड़ी सहकारिता तो यही है कि जिन किसानों को साथ जोड़कर हम 3 लेवल पर काम करते हैं, जो हमारे पैक्स हैं उनके माध्यम से, फिर जो हमारा उसका सेकंड टियर डिस्ट्रिक्ट का है और फिर स्टेट लेवल का हमारा टियर है। तो ये जो हमारे तीनों स्तर हैं वो सहकारिता में एक दूसरे की समस्याओं को समझें, उनका निराकरण सुविधाजनक तरीके से करें और तत्काल तरीके से करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी कवरेज अभी छूटी हुई है, ये एक बहुत बड़ा संकल्प हमको इस वर्ष लेना चाहिए कि 300 के करीब हमारे सदस्य होंगे। ये तो हमारा मैंडेट है जो न्यूनतम सदस्यता के लिए है। हमारा अपना जो प्रयास होना चाहिए वो इस सदस्यता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और दूसरा प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम सब जिस संसाधन के अभाव की बात करते हैं, इस वर्ष हमने ये प्रयास किया है कि सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में कैसे लाई जाए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो डेयरी है उसके माध्यम से हम अपनी सहकारी संस्थाओं के लिए और संसाधन जुटा सकें और जो संसाधन जुटें उनसे हम अपने पशुपालक परिवारों को सहयोग दे सकें। तो ये एक तरह का ऐसा लूप होगा जिसमें जी अगर हम सब एक दूसरे के लिए काम करना प्रारंभ करें तो हमें कहीं किसी के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हम एक दूसरे के सहयोग से ही बहुत अधिक तरक्की कर सकेंगे। तो देखा आपने, मैडम ने कहा कि सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है और यही सिद्धांत है सहकारिता का, सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, यही मानना है भारत सरकार का और राज्य सरकार का। मैडम, अब हम कार्यक्रम के अंत में एक और बात बहुत अहम होती है विभाग की, किसान उत्पादक संघ एफपीओज। राजस्थान में एफपीओज किस तरह से बन रहे हैं, क्या रुझान है और सहकारिता विभाग उसमें किस तरह से आगे उन लोगों को प्रेरित कर रहा है? देखिए, जो अभी सहकार से समृद्धि योजना है उसके तहत तो हमें नए 18 एफपीओ मिले हैं, लेकिन उससे पहले भी जो किसान उत्पादक संघ हैं ये अपने आप में एक तरह का प्रयास है कि वो संगठित होकर अपने व्यवसायिक हितों को कैसे आगे बढ़ा सकें और उसमें अपनी जमा पूंजी के साथ साथ उनको मैचिंग ग्रांट सरकार से मिल जाता है। तो अपने लिए एक लेवल से बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए उनको सुविधाजनक तरीके से अपने रिसोर्सेज मिल जाते हैं सामूहिक रूप से और सामूहिक तौर पर उसका लाभ भी जो है वो सामूहिक तौर पर सबको जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे एफपीओज हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको देखता है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, एफपीओ है, ये एक्सरसाइज जो है अब हम प्रयास ये करेंगे कि आने वाले समय में हमारी सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के पैरेलल हमारे एफपीओज हों और दूसरा उनको अपने स्तर पर अपने संगठन की शक्ति से वो कैसे एक दूसरे के लिए आर्थिक तौर पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में मददगार साबित हों, उसका भी हमारा प्रयास रहेगा। जी, तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम सहकारिता आपके द्वार। बीच बीच में सहकारिता विभाग कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाता है। आज के कार्यक्रम से भी आपको लग रहा होगा कि मैडम ने जिन योजनाओं की बात की, जिन मुख्य गतिविधियों की बात की, ऐसा लग रहा था कि सहकारिता आपके द्वार, सहकारिता किसान के द्वार। मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। सहकारिता विभाग यूं ही कीर्तिमान बनाते हुए आगे बढ़े, किसान की समृद्धि सुनिश्चित हो, हर ग्रामीण की प्रगति, समृद्धि, सशक्तता सुनिश्चित हो, ऐसा ही कुछ मैडम ने कहा। मैडम, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और किसानों को संबोधित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।